नमस्कार। एमकॉम प्रीवियस के सभी विद्यार्थियों का मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपका नेक्स्ट जो लेक्चर है वो अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पर है, जो कि कुंजी बस्टिन की सेकंड विधि, जिसको इम्पोर्टेंट विधि मानते हैं। पहली विधि जो अपन ने देखी थी वो पेबैक मेथड से थी, जिसमें पेबैक पीरियड और पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी मुख्य रूप से निकाल करके अपन डिसीजन लेते हैं कि कौन सी परियोजना को एक्सेप्ट करना चाहिए। आज हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना देखेंगे कि किस तरीके से एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाली जाती है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट है। एवरेज एनुअल इनकम निकालने की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन हर साल की जो इनकम होती है आफ्टर डेप्रिसिएशन और टैक्स, यानी जो नेट इनकम होती है, उनका सबका एवरेज कर लेते हैं। जैसे फ्यूचर में मान लीजिए 5 साल की परियोजना है, तो 5 साल के जो भी प्रॉफिट्स होंगे उनका सबको 5 जोड़ के 5 का भाग दे देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, एवरेज इनकम आ जाएगी। ध्यान ये रखना है कि वो आपको कैश इनफ्लो नहीं लेकर के नेट इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स लेनी होती है। और एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट होता है, शुरू में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसके अंदर अपन स्क्रैप वैल्यू जो होती है 5 साल के बाद में या 10 साल उसकी इकोनॉमिक लाइफ के बाद में जो उसका डिस्पोजेबल वैल्यू होगी, डिस्पोजल वैल्यूज की होगी, उसके अंदर या स्क्रैप वैल्यू होगी, उसको जोड़ के उसका 2 का भाग दे देते हैं, यानी इनिशियल आउटफ्लो और लास्ट का जो स्क्रैप वैल्यू है उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आता है। और एवरेज इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको इसमें डिवाइड करके और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आती है ये। इसको इंटू 100 नहीं लिखा गया है, ये आप लिख लेना। इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो एक्चुअल में रेट ऑफ रिटर्न आती है। इसमें एक बात और ध्यान रखने की होती है कि ये जो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालते टाइम, जैसे अपन ने देखा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट और स्क्रैप वैल्यू जोड़ के 2 का भाग देते हैं, इसमें एक बात और देखने की है कि यदि कोई कार्यशील पूंजी जो है उसमें अगर कोई और आवश्यकता होती है तो उसको भी इसके अंदर जोड़ दिया जाता है। यानी कोई इसमें कार्यशील पूंजी में की ज़रूरत पड़ती है अगर उस परियोजना के लिए, तो वो भी उसमें ऐड कर दिया जाता है, तब एवरेज इन्वेस्टमेंट ज्ञात होता है। तो ये जो है इसका एक तरीका होता है एवरेज इन्वेस्टमेंट और एवरेज इनकम निकालने का। अब आपके सामने एक एग्जांपल दिया गया है, इस एग्जांपल के बेसिस पर अपन ये डिसीजन लेंगे कि कौन सी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसमें सीधी सी बात है कि अच्छा, एक और ध्यान रखने की कि डेप्रिसिएशन जैसे निकालना होता है, मान लीजिए डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है उसमें स्क्रैप वैल्यू को माइनस करके और उसकी इकोनॉमिक लाइफ का भाग दे देते हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पर एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाता है। ये कब ज़रूरत पड़ती है, जब आपको इनकम आपको बिफोर डेप्रिसिएशन दी गई है, तो फिर अपन को डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है, फिर टैक्स माइनस करना पड़ता है। अब देखिए इसके अंदर आपके सामने है, ये स्क्रैप वैल्यू दी है, लाइफ भी दी गई है, एवरेज प्रॉफिट आपको हर साल के दे दिए गए हैं, अलग अलग साल के कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स की रेट आपको 50% बताई गई है। तो ये बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स के पहले के ये प्रॉफिट्स दिए गए हैं, तो अपने को इनको क्या करना है, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन और टैक्स निकालने के लिए अपन डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन की गणना कैसे की गई है, ये जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसका एक फॉर्मूला जो था वो उस फॉर्मूले से अपन निकालेंगे कि भाई इनिशियल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट का भाग देंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद में जो इनकम आती है उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ये हर साल की एक्स और वाई जेड की 3125, 4375 और 6500 रुपये आ जाती है। अब देखिए इसके अंदर जो है वो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए प्रत्येक जो परियोजना उसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट में स्क्रैप वैल्यू का भाग देके 2 से गुणा कर देंगे, तो जैसे 27.5, 33,750 और 42,500 आ जाएगा। तो ये तीनों परियोजनाओं का ये आ गया। अब आपको ARR कैलकुलेट करनी है। ARR का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट 100 है, और ये अगर अपन करेंगे तो 11.36 एक्स का आया, 12.96 जो है वो वाई का आया और 15.29 जेड का आया। अब इन तीनों परियोजनाओं की अगर रैंक प्रदान करनी हो तो जिसकी हाईएस्ट ARR होती है 15.29 उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, और उसके बाद में सेकंड 12.96 है और थर्ड 11.36 है।
तो ये इसकी जो है वो मुख्य रूप से जो है वो अपना कैलकुलेशन का एक साधारण तरीका है। ये जो प्रत्याय दर है, ये प्रत्याय दर अक्सर यूज की जाती है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन ये होती है कि जैसे अपन इस के अंतर्गत जब एवरेज इनकम लेते हैं तो फ्यूचर की जो इनकम होती है उसको और आज की इनकम को इक्वल मानते हुए ले लेते हैं, जबकि है व्यवहार में ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आज के 1000 रुपये और 12 महीने के 1000 रुपये एक बार बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से उसकी डिस्काउंट रेट अपन करते हैं, तो आज से 12 महीने के 1000 रुपये जो हैं आज के हिसाब से कम पड़ते हैं। तो ये जो फ्यूचर कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू नहीं कैलकुलेट करने के कारण से इसके जो निर्णय हैं वो एकदम से अपन सही नहीं कह सकते। तो ये इसकी एक जो है वो सबसे बड़ी जो है वो एक कमी है। और इसी प्रकार से इसमें यदि किसी परियोजना का जीवन काल जैसे 10 वर्ष है और प्रथम वर्ष और 10वें वर्ष की आय के वर्तमान मूल्य में कोई अंतर ही नहीं किया जाता है, तो ये बात वही आ गई जो कि आपको बताई गई है। ये परियोजना के जीवन काल को महत्व नहीं देती है और इसमें मिनिमम रेट का भी कोई उल्लेख इसमें नहीं होता है कि भी मिनिमम एक्सपेक्टेशन रेट क्या है, उसका पता नहीं होता है, बस केवल ARR कैलकुलेट कर देता है। अब अपन थर्ड इसकी विधि लेते हैं, वो है वर्तमान मूल्य विधि, इसको प्रेजेंट वैल्यू मेथड कहते हैं, जो सबसे साइंटिफिक मेथड होता है ये वैसे। और इस विधि में जैसे बताया गया है कि भाई ये विधि है वो मतलब इसमें फ्यूचर कैश इनफ्लोज का अपना प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एक डिस्काउंट फैक्टर से, जो कि रेट ऑफ रिटर्न होती है। तो उसके आधार पर उनको डिस्काउंट करके फ्यूचर कैश इनफ्लोज का जो है वो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए यदि 100 रुपये का विनियोग 5% प्रत्याय दर पर किया जाता है तो एक वर्ष के बाद में 105 रुपये बन जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एक वर्ष के बाद के 105 रुपये का वर्तमान मूल्य 100 रुपये है। इसी प्रकार भावी वर्षों के रोकड़ अंतर प्रवाहों का ब्याज दर के अनुरूप वर्तमान मूल्य ज्ञात करते हैं, जिसका सूत्र इस प्रकार से है। प्रेजेंट वैल्यू फॉर फ्यूचर कैश इनफ्लोज कैलकुलेट करने के लिए C1 + 1 + R, C2 + 1 + R स्क्वायर, C3 = 1 + R की क्यूब। तो ये फॉर्मूला इसमें होता है। C1 C2 C3 हैं, ये क्या हैं, हर वर्ष के कैश इनफ्लोज हैं। तो उन कैश इनफ्लोज में जो है वो एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि 1/1 + R का भाग दे देते हैं, तो वो जो रेट है जो कैश इनफ्लोज हैं वो उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। तो ये वर्तमान मूल्य कारक होते हैं। वर्तमान मूल्य कारक जो होता है, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, या डिस्काउंट रेट या फैक्टर रेट होती है। और ये 1/1 + R 1/1 + R का स्क्वायर, ये क्या है, हर जैसे 1 + 1 + R 1 साल का हो गया, 1/1 + R स्क्वायर जो है वो 2 साल के बाद के वर्तमान मूल्य हो जाएंगे, फिर 3 साल तीसरे साल वालों का ये पावर क्यूब लग जाती है। इस तरीके से ये जो है वो इनकी डिस्काउंट फैक्टर होता है। हम ये डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट भी कर सकते हैं हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 1/1 + R के द्वारा। अदरवाइज़ जो है वो प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स आपको अवेलेबल होती हैं। प्रेजेंट वैल्यू टेबल से अपन उस डिस्काउंट फैक्टर के ऊपर और जिस वर्ष का अपन कैलकुलेट करते हैं उस वर्ष का अलग अलग जो है, जैसे पहले साल की अलग डिस्काउंट रेट होगी, दूसरे साल की अलग होगी डिस्काउंट फैक्टर, वो हम टेबल में से देख लेते हैं और उसके आधार पर भी हम गुणा कर सकते हैं। यदि आपको टेबल अवेलेबल नहीं होती है तो फिर ऐसी स्थिति में ये फॉर्मूला जो है 1/1 + R की पावर n, इसके द्वारा अपन कैलकुलेट करके हर साल का अलग अलग डिस्काउंट फैक्टर निकाल लेते हैं और फिर उसको हर साल के कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो प्रेजेंट वैल्यू आता है। तो इसके अंदर 3 मुख्य रूप से इसमें विधियाँ दी गई हैं। एक तो शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि है, क्योंकि केवल वर्तमान मूल्य से अपन किसी परियोजना के डिसीजन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए 3 परियोजनाएं हैं, तीनों का वर्तमान मूल्य निकाल लिया और आपने कह दिया कि जिसका वर्तमान मूल्य ज़्यादा है उसको सेलेक्ट कर लिया, नहीं, क्योंकि इसका रीज़न ये होता है कि हो सकता है कि एक एक्स परियोजना है उसका वर्तमान मूल्य तो उसका कम आता है, लेकिन फिर भी उसको सेलेक्ट किया जा सकता है। इसका रीज़न ये है कि हो सकता है कि उसका जो इनिशियल कैश आउटफ्लो है वो कम हो, तो इसलिए नेट जो प्रेजेंट वैल्यू है ये ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, ज़्यादा सही होता है, ज़्यादा तार्किक होती, लॉजिकल होती है। तो शुद्ध वर्तमान मूल्य निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है कि जो डिस्काउंट फैक्टर अपने अलग अलग साल के निकाले हैं उन डिस्काउंट फैक्टर्स को फ्यूचर जो कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई करते हुए अपन फ्यूचर कैश इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो जो प्रेजेंट वैल्यू आता है उसमें से उस प्रोजेक्ट की इनिशियल कैश आउटफ्लो को अपन माइनस कर देते हैं।
तो इससे नेट कैश इनफ्लोज कैलकुलेट हो जाते हैं, प्रेजेंट जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। और ऐसी स्थिति में जब अपन एक से अधिक परियोजनाओं की तुलना करते हैं तो जिस परियोजना की नेट प्रेजेंट वैल्यू कम होती है, ज़्यादा होती है, उस प्रोजेक्ट को स्वीकार कर लिया जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो जो प्रोजेक्ट है उसकी जो फ्यूचर कैश इनफ्लोज का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो उसके इनिशियल कैश आउटफ्लो से ज़्यादा है, और इसका मतलब वो नेट गेन प्रदान कर रही है। तो जिसकी ये नेट गेन ज़्यादा होगा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और दूसरा जो है वो वर्तमान मूल्य सूचकांक विधि है। ये इसका ऐसे एक तरह से रूप होता है जिसके अंदर जैसे इसमें तो अपने माइनस करके नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया, इसके अंदर के तो अपन जो नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं कैलकुलेट करते, जो प्रेजेंट वैल्यू होती है उसके अंदर इनिशियल कैश आउटफ्लो का, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का भाग दे देते हैं। तो जब वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का भाग जब आप प्रेजेंट वैल्यू में देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स आएगा, वो इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा, वो इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा वही एक्सेप्ट किया जाएगा। अब इसके अंतर्गत ये है कि कई बार ये जो सेकंड और थर्ड विधि जो आपको बताइए कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स वाली जो विधि है, ये एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स विधि ही होती है। इसका सिर्फ फ़र्क ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है इंडेक्स अगर निकाला, तो जैसे 1,75,000 रुपये मान लीजिए किसी का नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है, तब प्रेजेंट वैल्यू में आपने 1,00,000 अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट का भाग देंगे तो उसकी 1.75 क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स आएगा। अब अगर इसके नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स का अगर इसको कहेंगे तो वो 0.75 आएगा, क्योंकि 1.75 में से 1 माइनस कर देंगे तो 0.75 आ जाएगा। या हम कह सकते हैं कि अगर 75,000 में आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,00,000 का भाग देंगे तो भी 0.75 आएगा। तो जो प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स है और जो नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स है वो एक ही बात है। उसके अंदर जो है वो अपन प्रेजेंट जो कैश इनिशियल कैश आउटफ्लो का भाग देते हैं और दूसरे में भी इनिशियल कैश आउटफ्लो का भाग देते हैं। जो सेकंड विधि है उसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू में इनिशियल कैश आउटफ्लो का या इनिशियल इन्वेस्टमेंट का भाग देखें, जबकि दूसरी स्थिति के अंदर जो है वो अपन नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट का भाग देते हैं। और आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और अगर आप सेकंड विधि के निकाले हुए प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स को में से 1 को अगर माइनस कर देते हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स से आ जाता है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये सूचकांक हमेशा जो है वो थर्ड वाला सूचकांक पॉजिटिव आने पर इस परियोजना को स्वीकार किया जाएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि सीधी सी बात है कि अगर ये नेगेटिव कब आएगा, जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसके नेट प्रेजेंट वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा। भाई जैसे अपन क्या करते हैं कि मान लीजिए नेट प्रेजेंट वैल्यू 75,000 रुपये हुई, कैसे 1,75 तो है कि प्रेजेंट वैल्यू, इनिशियल आउटफ्लो हुआ जैसे मान लीजिए 1,00,000, तो 75,000 रुपये उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू हुई। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स 0.75 आएगा, ये 0.75 पॉजिटिव आएगा तो एक्सेप्ट करेंगे, और यदि नेगेटिव आ गया तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसी स्थिति में नेगेटिव कब आएगा, वो नेगेटिव तब आएगा जब नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो माइनस में होगी तो उसका वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्योंकि ऐसी स्थिति में जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू किसे ज़्यादा होगा तो वो नेगेटिव आएगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पॉजिटिव आने, और पॉजिटिव में भी जिसका बड़ा होगा, अगर मान लीजिए 2-3 परियोजना में से एक को एक्सेप्ट करना है तो उसका जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स ज़्यादा होगा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो ये जो है वो अपने नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स वाले देखिए। अपन इसकी कुछ जो है प्रेजेंट वैल्यू से संबंधित जो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको थोड़ा ये पूरी विधि का और ढंग से ये समझ में आ जाएगी। और इसके अंदर जो है वो सीधी सी बात इतनी है कि आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हैं वो या तो दिए हुए होंगे या आपको कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं। आपको अलग अलग साल के अलग अलग फैक्टर आपको निकालने हैं, और यानी क्यूमुलेटिव नहीं निकालना, और फिर उनको मल्टीप्लाई करके उनकी प्रेजेंट वैल्यू को जोड़ लेना होता है, और फिर उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को घटा देते हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात हो जाती है। तो ये इसका तरीका होता है। इसको अपन जो है इसके एग्जांपल अपन नेक्स्ट आपके लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।